हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह, आप लोगों की इतिहास की एजुकेटर, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास को एक सेपरेट लेक्चर के रूप में देखेंगे, जो है कि विदेशी लेखकों के दृष्टिकोण से प्राचीन भारत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्राचीन भारत है, ये प्राचीन भारत भी ऐसा नहीं है कि प्राचीन में जो हमारा भारत है अलग विश्व से, अलग देश से ये अलग रहा। तब भी ये अलग नहीं रहा, क्योंकि भारत में अलग अलग उद्देश्य से इसमें विदेशी लोग आते रहे। जैसे भारत में व्यापारी के भी रूप में आते रहे, धर्म प्रचारक के रूप में आते रहे, दूत के रूप में आते रहे, और आक्रमणकारी तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा आक्रमण हुआ है भारत पे। तो आक्रमणकारी आते रहे, और फिर सैन्य अधिकारी के रूप में विदेशी तत्वों का जो भी आगमन हुआ तथा उनके द्वारा जो भी भारत पर टिप्पणियाँ की गई, तो हम लोग उनकी दृष्टि से प्राचीन भारत का एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे ये टॉपिक जो है हिस्टोग्राफी का टॉपिक है। हिस्टोग्राफी का समझिए कि इसका फर्स्ट पार्ट है। वैसे इतिहास लेखन ऑप्शनल का टॉपिक है, जो आपका जीएस फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि 2018 में आप लोग देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये है कि भारत में इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। अब ये यूपीएससी 2018 में पूछ लिया गया है। तो आप बताइए, बिना इस टॉपिक को पढ़े हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसलिए इस टॉपिक अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो ये संभावना बिल्कुल बन जाती है कि आगे के आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछे जाएंगे। ये संकेत मिल रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक की ज़रूरत है कि हम लोग इसे पढ़ लिया जाए। तो ये सेपरेट टॉपिक है। फिर इसका अगला पार्ट इतिहास लेखन के रूप में आएगा, जिसमें प्राच्यवादी, उपयोगितावादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी, संशोधनवादी इत्यादि दृष्टिकोणों से भारत के इतिहास को हम लोग देख लेंगे। और वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इतिहास लेखन को। एक बार अगर इतिहास लेखन को अच्छे से हम समझ लेंगे तो हमारे लिए पूरा इतिहास का एक मेच्योरिटी बन जाएगी, और हम लोग समझ पाएंगे कि इतिहास को इतने इतिहास एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको लिखा है। तो इसी प्रकार फ्रेंड, हम लोग आज विदेशी विवरण को देखते हैं। फिर अगले लेक्चर में पार्ट 2 में हम लोग इतिहास लेखन को देख लेंगे। तो चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए हम लोग 3 आधार लेते हैं। एक है यूनानी रोमन विवरण, दूसरा है चीनी लेखक, और तीसरा है अरबी यानी फारसी लेखक। तो पहले हम यूनानी लोगों को देख लेंगे कि इनके दृष्टिकोण से हमारे प्राचीन भारत की क्या स्थिति है। फिर चीनी लेखकों को देख लेंगे, फिर हम लोग अरबी फारसी लेखकों को देखेंगे, और फिर इनकी अपनी सीमाएं भी हैं, इनकी कुछ कमियां भी हैं, तो उसे भी देखेंगे। फिर जाके आप लोग उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं जो यूनानी रोमन है, इसमें आप लोगों को पता है कि सबसे पहली बार एक विद्वान है हेरोडोटस है। इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया शब्द का प्रयोग किया। संभवतः यह पहली बार ही है, और यही हमारे इतिहास के पिता भी हैं। इतिहास के पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। और इनके बाद फिर आप लोगों को पता है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसमें एक ईरानी साम्राज्य उदित हुआ था, जो मकदूनिया से शुरू हुआ था, और जिसका शासक डेरियस था। नहीं सॉरी, मकदूनिया से तो सिकंदर का शासन स्टार्ट हुआ था,
और ईरानी साम्राज्य का शासक डेरियस था। और ईरानी साम्राज्य के विघटन के बाद एक ग्रीक साम्राज्य का उद्भव हुआ, ग्रीक एम्पायर उद्भव हुआ और जिसका शासक सिकंदर था। तो 327 बीसी से लेके 326 बीसी के बीच सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध नदी, यहाँ पे सिंध नदी आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में, सिंध नदी को पार करके वो ब्यास नदी तक चला आया और ब्यास नदी के किनारे वो लगभग 5 महीने तक रुका रहा। 5 महीने बाद उसकी सेना ब्यास नदी को क्रॉस करने से इनकार कर दी, तब जाकर वो फिर वापस चला गया। और इसकी चर्चा फिर हम लोग आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी क्रम में इसकी चर्चा फिर हम लोग करेंगे। तो जब ये 5 महीने रुका रहा तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले ही आया था, इसके साथ ग्रीक विद्वान भी आए होंगे या यूनानी जो हैं विद्वान भी आए होंगे। तो वो लोग 5 महीने तक तो ऐसा तो है ना कि बैठे रहे होंगे, कुछ ना कुछ भारत के बारे में तो वो लोग लिखे होंगे। तो उन्हीं का जो विवरण है, उनके जो विवरण के सहारे हमें जो भारत की चर्चा मतलब उन्होंने किया है, जो उसकी सूचना मिलती है, हम लोग उन्हीं के विवरणों पे आश्रित हैं। जो सिकंदर के साथ ग्रीक विद्वान आए थे, उन्होंने 4 बीसी में इतिहास के बारे में लिखा था और उत्तर पश्चिम भारत की सूचना हमें सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों से ही मिलती है। ये लोग क्या क्या लिखे थे देखिए, ये लोग राज्यों की पूरी सूची देते हैं, राज्यों की सूची बताते हैं और राज्यतंत्र और गणतंत्र की भी बात करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे राज्यतंत्र तो था ही प्लस गणतंत्र भी था। इनके विवरण से ये सूचना मिलती है कि गणतंत्र भी था वहाँ पे। भारतीय संतों की भी चर्चा करते हैं, ठीक, भारतीय संतों की भी चर्चा करते हैं और कहीं कहीं भारतीय प्रशासन की भी चर्चा करते हैं। ये भारतीय प्रशासन की चर्चा करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का हमें सूचना उनके ग्रंथों से मिलती है। और इन विद्वानों को देखेंगे तो ये विद्वान में थे, एक टेसियस था, टेसियस एक विद्वान है, टेसियस था। एक विद्वान है नियार्कस था, कार्टिपस था, लिख नहीं रहा क्यों, कार्टिपस था। ये विद्वान हैं 3 इत्यादि, और भी ज़्यादा लोग हैं तो इत्यादि कर देते हैं, और भी विद्वान हैं। इसके बाद आप लोग सोचेंगे कि इनका महत्व क्या है, ये लोग इसको हम क्यों बता रहे हैं, तो इनका महत्व क्या है। इनका महत्व ये है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के बारे में अगर कोई पहली स्पष्ट रूप से और लिखित रूप में भारत के विषय में अगर कोई जानकारी मिलती है तो वो यही इन्हीं विद्वानों का विवरण है। यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले इन्हीं के विवरणों को प्रथम माना जाता था, तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंट है। और हम लोग सिकंदर का जो भी आक्रमण के बारे में, सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, इनके बारे में, सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानने के लिए इन्हीं के विवरणों पर आश्रित हैं। हमें और कोई दूसरा स्रोत नहीं मिलता है इनके बारे में जानने के लिए। तो यूनानी विद्वानों ने एक और काम किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में नहीं लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का इन्होंने यूज किया है जिसका नाम है सेंड्रोकोटस। बहुत दिनों तक तो पता ही नहीं चला कि सेंड्रोकोटस किसके लिए उपयोग किया गया है। तो एक ब्रिटिश विद्वान है, इन्होंने जेम्स, इनका नाम है विलियम जोन्स नाम है। इन्होंने पहली बार सेंड्रोकोटस का जो संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से बताया। इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है, चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। तब जाके इतिहास, यहीं से इतिहास की गुत्थी सुलझी है और तिथियां क्रमिक हुई हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज था, पहला चरण था, प्रथम चरण था क्या, सिकंदर का आक्रमण। फिर हमारा द्वितीय चरण आ जाता है।
द्वितीय चरण आता है। प्रथम चरण में तो हम देखते हैं कि सिकंदर मतलब गया, लौट गया वहीं से, ब्यास नदी से ही पीछे लौट जाता है और लौटते समय ही उसकी डेथ हो जाती है। उसका साम्राज्य पूरा विघटित हो जाता है और सीरिया का साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर को मिलता है। सेल्यूकस निकेटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको मिलता है। और सेल्यूकस निकेटर से पहले चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ, फिर जाके ये समझौता हुआ, और जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर द्वारा उसे भूमि प्रदान की जाती है। फिर उसके ही दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में उसका राजदूत मेगास्थनी जाता है। मेगास्थनी जाता है और इसकी एक कृति है इंडिका। ये हमारे मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, क्योंकि उसकी समकालिक ये कृति है। लेकिन इसकी एक कमी है कि ये मूल रूप में उपस्थित नहीं है, ये अपने मूल रूप में नहीं उपस्थित है। इनका जो रेफरेंस है, इसके बारे में जो सूचना मिलती है वह परवर्ती काल के जो रोमन और ग्रीक लेखक हैं उनके रेफरेंसेस से मिलती है। लेकिन फिर भी मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन मानना या मौर्य साम्राज्य का समकालीन मानना बहुत ही मुश्किल है, नहीं मान सकते हैं। क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका कुछ अंश तो उसके पहले ही लिख दिया गया है और कुछ अंश उसके बाद लिखा गया है, तो इसलिए उसे समकालीन नहीं मान सकते हैं। लेकिन इंडिका को हम इसका समकालीन मान सकते हैं, इसीलिए इंडिका हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसमें इन्होंने मतलब सामाजिक आर्थिक सारे विवरण की इसमें सूचना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की सूचना मिलती है। तो यहीं पे देखते हैं ये हमारा मतलब द्वितीय चरण हो जाता है। फिर तृतीय चरण में हमारा हो जाता है कि ईसा की जब आरंभिक सदी होती है, एक मिनट, तृतीय चरण में ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोमन लेखक भारत तो नहीं आए, परंतु भारत के बारे में उन्होंने विवरण दिया है। और उसमें हिंद महासागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, और रोमन साम्राज्य से भारत के बीच व्यापारिक संबंधों की भी सूचना मिलती है। व्यापारिक संबंध, तो इतनी सूचनाएं मिलती है तृतीय चरण में। और किनसे? ईसा की जो आरंभिक शताब्दियों के रोमन लेखक होते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत में एक संगम युग है, इसके बारे में इन लोगों से भी जानकारी मिलती है। संगम युग, हालांकि संगम युग को जानने के लिए खुद इसका एक साहित्य है जिसको संगम साहित्य कहते हैं, लेकिन इनसे भी इसकी सूचना मिलती है। अब आप कहेंगे कि रोमन लेखक कौन है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, प्लिनी है एक, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। टालमी है, जियोग्राफी का लिखा है इन्होंने, जियोग्राफी। और एक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी है, जो अज्ञात लेखक हैं, इनके बारे में इसके लेखक के बारे में जाना नहीं है, ज्ञात नहीं है। लेकिन जो इरिथियन सी है, इरिथियन सी का प्रयोग इन्होंने हिंद महासागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी के लिए प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी यूनानी लेखक हैं भारत के बारे में अपने इस प्रकार से अपना विवरण देते हैं। दूसरा फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग चीनी लेखक हैं। चीनी लेखकों में 3 लेखक आते हैं। एक तो फायान है, दूसरा वेनसांग है और तीसरा इत्सिंग है।
इत्सिंग हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। और फाहियान जो है, आप लोगों को पता है कि इसका जो टाइम पीरियड है 399 से लेके 114 ईस्वी, और ये चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में रहा और बहुत ही लंबे टाइम तक ये भारत में रहा और अपना ब्यूरर छोड़ा है। इसके ब्यूरर से ये पता चलता है कि ये लिखता है कि मध्य देश की जो बात करता है, बहुत समृद्धि की बात करता है। कहता है कि मध्य देश जो था वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, और पाटलिपुत्र की समृद्धि की बात करता है, प्रमुख शहरों के बारे में भी बताता है, चांडालों के बारे में लिखता है। तो इसके ब्यूरर से हमें समग्रता से अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि जो गुप्त साम्राज्य है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, बहुत ही ज़्यादा उसका विकास हुआ था, अपने विकसित चरम अवस्था में था। फाहियान का ब्यूरर जो है इस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वेनसांग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेनसांग हर्ष का समकालीन है। आप लोगों को पता है कि ये हर्ष का राज दरबार था। हर्षवर्धन नाम है इसका। तो हर्ष जो है, इसके भौगोलिक दृष्टि से इसने तो पूरा एक गजट ही छोड़ गया है भारत में। ये भारत में विभिन्न जो क्षेत्र है उसकी यात्रा किया था। पल्लव क्षेत्र में गया था, और एक कांचीपुरम है जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इसने कांचीपुरम में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। चालुक्यों और पल्लवों के बारे में भी लिखता है। हर्षवर्धन की विजयों की प्रचुरता से हमें जानकारी मिलती है इसके गजट से। जिन क्षेत्रों की यात्रा यह करता है वहाँ के क्षेत्रों के बारे में वो ये राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तमाम प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इसके गजट से। तो ये बहुत ही ज़्यादा परिपक्वता में लिखा है। तो इसलिए ह्वेनसांग हमारे प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए स्रोत के रूप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर फ्रेंड्स हम लोग तीसरे पे आ जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में भी था, चीनी, और यही पूछा था चीनी और लेखक अरबी विद्वानों के द्वारा। तो इसके तीसरे में हम आ जाते हैं जो अरबी और फारसी रचनाएं, अरबी और फारसी विद्वानों के द्वारा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो अरब क्षेत्र है, अरब से अरबी आया है, अरब में अरबी भाषा है तो उसी से है। तो जो अरब क्षेत्र है ये सबसे पहली बार प्रकाश में तब आया जब पैगंबर मुहम्मद साहब ने इस्लाम के झंडे तले जनजातियों को संगठित किया, और फिर इन्होंने ही, पैगंबर मुहम्मद जी ने ही पहली बार इस्लामिक राज्य की स्थापना की। फिर खलीफाओं के समय में जब इस्लामी राज्य ने एक बेहद ही बहुत ज़्यादा बृहद साम्राज्य के रूप ले लिया, बहुत रूप में फैल गया, और जब इस्लाम का प्रसार होता गया, इसी तरह से क्रमशः बढ़ता गया, तो इसी क्रम में इस्लाम ने दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियों के संपर्क में आई। जैसे कि इसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ थी, जैसे ईरान की संस्कृति, सीरिया की संस्कृति, तो आप देखेंगे इसी प्रकार से और भी तमाम संस्कृतियों के संपर्क में आई, और धीरे धीरे इस्लाम और भी ज़्यादा मैच्योर, रिच हो गया। उसी के क्रम में अरब खलीफा इनका, जिनका नाम था अल मुमीन नाम था, और एक लोग और थे उनका नाम था हारून उल रशीद। ठीक, ये नाम था। और अल मुमीन जो थे ये, इन्होंने बैतुलिक मत की स्थापना करवाई, बैतुलिक मत की स्थापना इन्होंने करवाई, और दुनिया भर के विद्वान अल मुमीन के दरबार में, बगदाद जो है इस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। कौन सा? बगदाद। ठीक है, जहाँ से मतलब दुनिया के तमाम प्रकार के जो विद्वान हैं, जो इधर उधर भटक रहे थे, अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए
इन मतलब अन्य जो है दुनिया के अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया। वो लोग यहीं पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अरब व्यापारी भी इस समय जो है विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की, व्यापार करने गए और वहाँ पर अपना यात्रा विवरण भी छोड़ दिया। इस टाइम आप देखते हैं कि इतना था कि जब यात्रा को मतलब व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है, तो इसीलिए जो है अरब व्यापारी भी आते हैं, वो भी अपना विवरण छोड़ते हैं। भारत के संदर्भ में फ्रेंड्स देखेंगे तो 3 विद्वान आते हैं। भारत के जो संदर्भ में 3 विद्वान आएंगे। एक का नाम तो सुलेमान है। ये कभी भारत नहीं आया था, लेकिन भारत के बारे में इसने विवरण दिया है। भारत के बारे में प्रतिहार प्लस पालों के बारे में लिखा है। पाल शासकों के बारे में लिखा है। प्रतिहार और पाल शासकों के बारे में विवरण मिलता है। भारत नहीं आया था इसने। फिर 10वीं सदी में एक विदेशी अरब लेखक था, अरबी लेखक अल मसूदी, जिसका नाम था अल मसूदी। ये राष्ट्रकूटों के बारे में लिखता है। राष्ट्रकूटों के बारे में इसका विवरण देता है। फिर 11वीं सदी में आप लोगों को पता है कि महमूद गजनी आया था। मोहम्मद जो है ये आया था गजनी। गजनी के सेना के साथ एक विद्वान आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी को ग्लोबल हिस्टोरियन बोलते हैं। ग्लोबल हिस्टोरियन बोलते हैं। इसको ग्लोबल हिस्टोरियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भारत में भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को एक बेहतर ढंग से अवलोकन किया और उसे एक समग्र रूप में देखा, इसलिए उसको ग्लोबल हिस्टोरियन बोलते हैं। कहा जाता है कि अल-बरूनी को भारतीय संस्कृति में इतना अधिक रुचि थी और उसने इतनी ज़्यादा इसको इंटरेस्ट था भारतीय संस्कृति में कि वह भारत आकर क्या सीखा, संस्कृत सीखा। संस्कृत पहले सीखा, फिर इसी संस्कृत के सारे ग्रंथों को, सारे भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर अध्ययन करके इसके जो विवरण थे, एक अरबी ग्रंथ जिसका नाम है किताब उल हिंद, इसमें सारे विवरणों को वो छोड़ गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये दूसरे ग्रंथ को सीख रहा है, फिर उसके सारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, मतलब दूसरे की भाषा को सीख रहा है, फिर उसके सारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, फिर इन सारे विवरणों को अरबी ग्रंथों में तब्दील कर रहा है। तो सोचिए कितना ज़्यादा ये इंटरेस्टेड रहा होगा। तो इसलिए अल-बरूनी हमारे लिए 11वीं सदी के भारतीय इतिहास को जानने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सर्वप्रमुख एकमात्र स्रोत है जिसके माध्यम से हम 11वीं सदी के भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अल-बरूनी इतना छोटा नहीं है कि इसको यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लें। जब हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो अल-बरूनी का रेफरेंस फिर एक बार आएगा, तो वहाँ पे हम लोग अल-बरूनी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि यहीं पे सब कुछ मतलब है, लेकिन वो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और उस रूप में जितना मतलब हमें बताना चाहिए हम उतना यहाँ पे बता दे रहे हैं। बाकी जो वहाँ पे इसका रेफरेंस आएगा तो हम उस रेफरेंस के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे। और लिखने को तो छोड़िए, इसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है जिसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापक है, जिसको इतना कम टाइम में बताया नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी सी चीज़ बता दे रही हूँ। इसने भारत के वर्ण जाति के बारे में लिखा है, वर्ण जाति के बारे में लिखा है, हिंदुओं के राष्ट्रीय चरित्र के बारे में लिखा है, हिंदुओं के राष्ट्रीय चरित्र के बारे में लिखा है। फिर इसने तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा है,
तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा है। चारों जो वर्ण हैं उनके बीच एक संबंध है, जो चारों वर्ण हैं इनके जो बीच संबंधों के बारे में लिखा है, संबंधों के बारे में लिखा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को लिखता है। सती प्रथा जैसी कुरीतियों के बारे में लिखता है। सती प्रथा जैसी कुरीतियां, कुरीतियों के बारे में लिखता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा व्यापक इसका विवरण है। तो 11वीं सदी को हम लोग इसी के आधार पर पढ़ते हैं। एक फ्रेंड्स बस इसको इतना यहीं तक देखते हैं, बाकी जैसे जैसे रेफरेंसेस आते जाएंगे वैसे वैसे ही हम लोग समझते जाएंगे। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, हिजरी संवत। हिजरी हिजरी संवत पीपीटी हम बना लेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर से। इसमें बन नहीं पाई है, हमें लगा कि हम लिख कर बता देंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है, तो अगले लेक्चर से हम पीपीटी बना लेंगे। हिजरी संवत मतलब 622 ईस्वी में दिया गया था। हिजरी संवत ये है कि इस्लाम में एक खास संवत होता है जिसे हम हिजरी संवत कहते हैं। ये तब हुआ था जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना गए और उसी आधार पर एक इस्लामिक कैलेंडर चलाए गए उसी समय, उसे ही हिजरी एरा बोला गया। अरब लेखक जितने भी अरबी लेखक हैं उनके लेखन में आप लोग देखेंगे कि जो है तिथियों की समस्या नहीं होती है, बहुत क्लियर कट रूप में तिथियां मिलती हैं, क्योंकि वो लोग अपने लेखकों में हिजरी संवत जैसे वर्डों का प्रयोग किए हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ अनुमान लगाने में आसानी हो जाती है, उसे भारत के और अलग कंट्रियों के तिथियों से उसे मिलान करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, इसलिए कोई समस्या नहीं होती है। और एक जो ग्रंथ है चचनामा है, आपने सुना होगा चचनामा, ये भी अरबी ग्रंथ है चचनामा। इसमें सिंध विजय की चर्चा है, 712 में लिखा गया है। इसमें क्या है, सिंध विजय की चर्चा है इसमें। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम देख लेंगे कि क्या है इनकी दृष्टिकोण से। हमने बस हल्का सा बताया है, बाकी जैसे आएगा रेफरेंस उसे बताते जाएंगे। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इतिहास लेखन, जिसको पीपीटी के साथ मैं आऊँगी। इसमें पीपीटी नहीं बन पाई है, इसलिए हमने ऐसे ही आप लोगों को बता दिया। लेकिन इन्होंने इतना तो लिखा है फ्रेंड्स, लेकिन इनकी कुछ सीमाएँ भी हैं, और सीमाएँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग देखते होंगे किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष लिखना पड़ता है। तो इसके कुछ सीमाएँ हैं, कमियाँ जिसे कहते हैं सीमाएँ या कमियाँ, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कमियाँ ये है कि मेगास्थनीज जो अपनी इंडिका में लिखता है वो कहता है भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, दास प्रथा थी ही नहीं कहते हैं, जबकि भारत में दास प्रथा थी। तो वो दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी इंडिया में कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि दास कौन है और दास कौन नहीं है। तो वो इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाए। और ये जातियों के बारे में 7 जातियाँ बताते हैं। और जितनी भी सुनी सुनाई इन लोगों की कमियाँ सबसे बड़ी ये रही कि सुनी सुनाई बातों को ज्यों का त्यों इन्होंने लिख दिया, उसको अंदर जाकर डीपली जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है क्या गलत। और किंवदंतियों और लोकोक्तियों से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये तो जीएस है, ऑप्शनल में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किंवदंती और लोकोक्तियों से इस प्रकार इसे किससे कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो है ये लिखते हैं कि एक चींटी है, यहाँ के लोग जो हिंदू लोग हैं चींटी पालते थे, और चींटी की जो त्वचा होती थी वो चीते की तरह होती थी, जो उनकी त्वचा होती। आप बताइए किसी चींटी की त्वचा चीते की तरह कैसे हो सकती है। तो लोग बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण लिखते हैं। तो ये सब इनके लेखन की
सीमाएं हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि अल-बरूनी लिखते हैं कि जो हिंदू लोग थे वो बाल और नाखून नहीं काटते थे। अब इनका एनालिसिस किस बेस पे है? ये किसी जंगल में किसी मान लीजिए पुजारी को देख लिए होंगे, किसी साधु को देख लिए होंगे उनकी दाढ़ी वाले नाखून वाले, तो उसी आधार पे वो पूरे ही हिंदुओं को, पूरे भारतीयों का वर्णन कर दिए। तो ये इनकी बहुत सारी सीमाएं हैं। इसका रीज़न ये है कि ये लोग भारत की परिस्थिति को ठीक ठीक से समझ नहीं पाते थे और इस प्रकार पे जो लोग सुनते थे, जो लोग देखते थे, बस उसी आधार पे विवरण कर देते थे। तो यही फ्रेंड्स इनकी सीमाएं हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो बस इतना ही है फ्रेंड्स। आप आइए देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया है, ये मुझे लगता है कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। तो इनका जो वृत्तांत है, हमें इस पे फोकस नहीं करना है ज़्यादा, इसका महत्व क्या है हमारे लिए। तो हमने फ्रेंड्स महत्व को बता दिया कि इनका महत्व क्या है, इनसे हमारे भारत के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, प्राचीन भारत के बारे में किस प्रकार से हम उनको एनालिसिस करते हैं, उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष को लिखते हुए हम बता देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आधे घंटे की हो गई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो इसका लिखाया हम लोग आपको आंसर बता देंगे या किसी कभी डिस्कस कर देंगे, बीच में इसके टॉपिक आएंगे भी तो डिस्कस कर लेंगे। हमें लगता है कि इतना एनालिसिस के बाद काफ़ी है, आप लोग इसको कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो भी लेक्चर आपके आ रहे हैं, जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि उसमें हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन पाषाण काल आपके जीएस के सिलेबस में है नहीं। हम सिर्फ उसको हल्की सी एक झलक इसलिए देते चल रहे हैं क्योंकि इसकी हायरार्की बनी रहे। जैसे हम लोग मानव की उत्पत्ति पढ़े, मानव का उत्पन्न कब हुआ ये पढ़े, तो इसीलिए हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल पढ़ते हुए हम लोग सिंधु सभ्यता पर तक आएंगे। और सिंधु सभ्यता से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है और सिंधु सभ्यता को पढ़कर वहाँ से डिटेलिंग हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन मेंस और जो पीटी के क्वेश्चन होंगे उसकी भी डिटेलिंग करेंगे हर टॉपिक के अंत में। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और पाषाण काल हमारे सिलेबस में नहीं है और वहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रीलिम्स में अपवाद एक का ठो छोड़ देंगे। एक बागौर है, पूछ लिया गया है एक बार, 2019 में ही शायद पूछा गया है। तो एक आध अपवाद के रूप में आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और जितना बनते हैं वो क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सिंधु सभ्यता से ही अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। बाकी फ्रेंड्स इतने देर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।